जी जी, वो कोने वाला घर है, फर्स्ट फ्लोर। भैया, हाँ जी, दे दो भैया। अब क्या मंगा लिया बहू? सुबह ही तो फूड डिलीवरी वाला भैया आया था। माँ जी, वो टिक्की और गोलगप्पे मंगवाए हैं, बड़ा मन हो रहा था, भैया आ गया है। पूनम के नाम से ऑर्डर था मैम। हाँ भैया, लाओ। थैंक यू। पूनम को खाने की बहुत आदत थी, वो जब देखो कुछ न कुछ खाती रहती थी। खाने की खुशबू आई नहीं कि बस पूनम शुरू हो गई। बड़ी अच्छी खाने की खुशबू आ रही है माँ जी, रसोई में कुछ बना रही हो क्या? गाजर का हलवा बना रही हूँ। सोचा नया नया सर्दी का मौसम शुरू हुआ है तो गाजर का हलवा स्वाद लगता है। तुम्हारे बाबूजी को भी घर का बना गाजर का हलवा बहुत पसंद है और उनके लिए कम मीठे का बनाऊंगी। अच्छा, ये बनकर तैयार हो गया है। मैं जरा कुछ देर लेट रही हूँ, थक गई आज तो। तुम्हारे बाबूजी आएंगे तभी उठूंगी। पर पूनम कहाँ रुकने वाली थी? उसने तो थोड़ा सा बस अपने ससुर जी का हलवा निकाला और बाकी सारा खुद खा गई। कुछ देर बाद उषा देवी रसोई में आई तो वो हैरान रह गई। बहू, गाजर का हलवा कहाँ गया? तुम्हारे बाबूजी आ गए हैं, उन्हें परोसना है। माँ जी, हलवा इतना स्वादिष्ट बनाया था ना आपने कि मुझसे रहा ही नहीं गया। उसकी खुशबू बार बार मेरी नाक से पेट में जा रही थी और मेरे पेट में चूहे कूदने लगे। वैसे मैंने बाबूजी का कटोरी में अलग रख दिया है, बाकी तो सारा मैंने खा लिया। बहुत ही बढ़िया गाजर का हलवा था। क्या करूं मैं इसका? जब देखो तब खाती रहती है। बताओ, इतनी मेहनत से गाजर का हलवा बनाया, वो भी इसने जरा सा बचाया। हेलो, हाँ भैया, हाँ हाँ, आप कई बार आए हो हमारे घर ऑर्डर देने के लिए। हाँ, वही फर्स्ट फ्लोर है। अब क्या मंगा लिया तुमने खाने का? माँ जी, मैंने तो छोले भटूरे ऑर्डर कर दिया है। बहुत मन हो रहा था छोले भटूरे खाने का। भैया बस आने ही वाला होगा। तो वो बेसन कहाँ गया जो तुम घोल रही थी? वो तो मैंने कब के पूड़े बनाकर खा भी लिए। आपको भूख लगी है तो बस भैया आने वाला होगा, आप भी एक भटूरा खा लेना। पूनम, मेरे लिए तो तुम वही बेसन का पूड़ा बना दो जो माँ ने खाया है। मैं इतने ऑयली छोले भटूरे नहीं खा सकता, मुझे फिर गैस की एसिडिटी की दिक्कत होती है। अरे, एक भटूरे से कुछ नहीं होता, खा लो। अच्छा, मैं किचन में चिली पटेटो बना रही हूँ, तुम खाओगे क्या? वो तो घर के बने हुए हैं। अरे तो बेसन का पूड़ा कहाँ है, वो तो दो। वो तो इसने पहले ही खा लिए। छोले भटूरे रास्ते में आ रहे हैं, चिली पटेटो रसोई में बन रहे हैं। चटपटी चीजें जितनी मर्जी खिला लो। अब तो ये बाजार के साथ साथ रसोई में भी कुछ ना कुछ बनाती रहती है। पूनम की इस आदत के चर्चे पूरे मोहल्ले में होते रहते थे। नमस्ते उषा बहन जी, क्या बात है? आजकल तो बाजार का बहुत कुछ खाने के लिए मंगाती रहती हो। कोई मेहमान आकर रुके हैं क्या? नहीं नहीं कमलेश, ऐसी कोई बात नहीं है। मेहमान कोई नहीं आए हैं, वो तो बस बहू की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी ना, इसलिए मेरे से तो इतना काम होता नहीं है। तो मैंने कहा बाजार से ही 2-3 दिन मंगवा लेते हैं। 2-3 दिन तो नहीं, हम तो अक्सर ही देखते रहते हैं, कोई ना कोई फूड डिलीवरी वाला आपके घर आता ही रहता है। अरे, गैस पर दूध चढ़ा कर आई थी मैं, तुम दोनों से बाद में बात करती हूँ। बहू सो रही है, दूध उबल जाएगा। अब तो उषा देवी गुस्से से भर गई कि पड़ोस में भी ये बातें चलने लगी हैं। तो क्या हुआ उषा, आखिर पूनम इस घर की बहू है, खाने पीने का शौक किसे नहीं होता। तुम इतनी टेंशन मत लिया करो, लोगों के तो जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। बहू के सामने ये सब मत कहना, नहीं तो उसको बुरा लगेगा भाई। मैं क्यों कुछ कहने लगी? मैं भी पड़ोसियों की कोई परवाह नहीं करती। अरे भाई, हम अपने घर का खा रहे हैं, पता नहीं लोगों को बातें बनाने की क्या आदत है। तभी मोहित कुछ परेशानी की हालत में आ जाता है। बाबूजी, चाचा चाची, मेघा सब बहुत परेशान है। वो राजपाल सिंह मानने को तैयार ही नहीं है। कह रहा है बचपन में मेघा की शादी उसके बेटे हरीश के साथ तय हुई थी, अब मेघा उसी के घर की बहू बनेगी। पर चाचा जी को पता है कि हरीश अब बिगड़ा हुआ बदमाश है। बचपन की बात और थी, तब तो उन्होंने रिश्ता तय कर दिया था। अब मेघा नहीं चाहती कि वो उस बदमाश से शादी करे, पर राजपाल सिंह ने एक शर्त रख दी है। क्या शर्त रखी है उसने, हमें भी तो पता चले। अरे, उसकी जानकारी में एक लड़का है जो बहुत खाता है। उसका कहना है कि उस लड़के को अगर हमारी तरफ से किसी ने खाने में हरा दिया तो वो अपने बेटे हरीश की शादी मेघा से करवाने की जिद छोड़ देगा, फिर वो पीछे हट जाएगा। अब यही समझ नहीं आ रहा, चाचा जी यही कह रहे हैं कि हमारे घरों में तो सब ऐसे ही हैं जिनका 2 रोटी खाकर ही पेट भर जाता है। कौन है जो उस लड़के का मुकाबला करेगा? मैं करूंगी उस लड़के का मुकाबला। वो जितना मर्जी खाने वाला हो, पर मुझसे नहीं जीत सकता। मेरे होते हुए मेघा की जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। चाचा जी चाची जी से कह दो कि उनकी बहू उनके साथ है। राजपाल सिंह से डरने की जरूरत नहीं है। बोल दो हमें उसकी शर्त मंजूर है। मुझे भी अपनी बहू पर पूरा भरोसा है। खाने में तो ये नंबर 1 है। मुझे पता है ये उसे हरा कर ही रहेगी।
पूनम को पूरा विश्वास था कि वो ये प्रतियोगिता जीत जाएगी। सब लोग उस जगह पर पहुंचते हैं जहां प्रतियोगिता रखी गई थी। पूनम और उस लड़के के बीच प्रतियोगिता शुरू होती है। अरे और खाओ बहू, बहू और खाओ, आज इसे हराना है। हमारी मेघा इस राजपाल सिंह के घर की बहू कभी नहीं बनेगी। हाँ बहू, और खाओ और खाओ। भाभी, भाभी से जीतने मत देना, आप इसे हरा दो। अरे तुम जानते नहीं हो, वो जो लड़का खाने की टेबल पर बैठा है उसने कितनी बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं जीती हैं। जीतेगा तो यही, तुम्हारी बहू तो 2 रोटियों में ही उठकर साइड हो जाएगी। राजपाल सिंह, तू पूनम को जानता नहीं है, वो खाने की कितनी बड़ी शौकीन है, ये हम सभी जानते हैं। पूछ लो पड़ोसियों से भी। ये बात तो सही कही मोहित बेटे ने, पूनम खाने की बहुत शौकीन है, ये बात हम सब जानते हैं। तुमने गलत पंगा ले लिया राजपाल। सब लोग पूनम का हौसला बढ़ा रहे थे। पूनम गपागप करके पूरी सब्जी सब कुछ खत्म कर रही थी। राजपाल सिंह देखते रहे। पूनम उस लड़के से आगे बढ़ रही थी। उसकी थाली में बस एक ही पूरी बची थी और उस लड़के की थाली में जिसे उन्होंने बुलाया था भी 6 पूरियां और 2 कटोरी सब्जी बाकी थी। पूनम ये प्रतियोगिता जीत चुकी थी। उसने कुछ ही मिनटों में सारा खाना खत्म कर दिया। घर में सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था। पूनम की ज्यादा खाने की आदत आज सबके बहुत काम आई। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच, आपने मेरी लाइफ खराब होने से बचा ली। पूनम बहू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हमारे घर के लिए इतना बड़ा कार्य किया, मेरी बेटी को इस बदमाश के घर की बहू बनने से बचा लिया। राजपाल सिंह, अब जा यहाँ से, अपने बेटे को भी ले जा और उस लड़के को भी। आज के बाद तेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। जीती रहो बहू, मैं तो तुम्हें हर समय टोकती रहती थी, पर आज पता चल गया कि कोई न कोई हुनर कभी न कभी काम आ ही जाता है, जैसे तुम्हारा ज्यादा खाना। थैंक यू तो मुझे आप सबको बोलना चाहिए। इस प्रतियोगिता के बहाने इतना टेस्टी खाना खाए कि अब 3 दिन तक भूख नहीं लगने वाली। वो जो है प्रतियोगिता जीतने की खुशी में मेघा बेटी ने जलेबी और समोसे लाने के लिए भेजा था, आ गए हैं। जलेबी और समोसे, मजा ही आ जाएगा, बड़ी भूख लगी है। बहू, अभी तो तुम कह रही थी कि 3 दिन तक भूख नहीं लगेगी। जलेबी समोसे का नाम सुनकर भूख लगाई। चलो चलो, आज हम सब खाएंगे, खूब भर पेट खाएंगे। पूरे घर में खुशी का माहौल बन जाता है। पूनम के कारण मोहित के चाचा चाची और मेघा के चेहरे पर खुशी आ जाती है। सलोनी एक अमीर घर की लड़की थी। रोहित और उसकी लव मैरिज थी। रोहित की फैमिली ठीक ठाक थी। रोहित के पापा रमेश कुमार एक बार काफी बीमार पड़ गए। उसके बाद से रोहित ने अपने पापा को काम करने के लिए मना कर दिया और छोटा भाई अभी पढ़ाई कर रहा था, इसलिए घर में कमाने वाला रोहित ही था। रोहित, ये क्या, तुमने मुझे सिर्फ 500 रुपए पकड़ाए हैं? तुम्हें पता भी है ब्यूटी पार्लर का खर्चा कितना है? कम से कम भी लगाओ तो 10,000 मुझे चाहिए। सलोनी, 10,000? कैसी बातें कर रही हो? 1,000-2,000 की बात और है, वो भी मैं तुम्हें बड़ी मुश्किल से निकाल कर दूंगा। पर 10,000 रुपए तुम सिर्फ पार्लर में खर्च कर दोगी तो मुझे तो बाकी घर का खर्चा भी देखना है ना। काश मैंने पापा की बात मान ली होती और तुमसे शादी न की होती, तो आज मैं अनमोल के साथ कितनी अच्छी लाइफ बिता रही होती। आखिर तुम्हारे मुंह पर वो बात आ ही गई ना कि अनमोल एक पैसे वाले खानदान का लड़का है। खैर छोड़ो, अब ये सब बातें करके मेरा मन मत दुखाओ। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। पापा को दवाई दिलाने लेकर जाना है, मैं भी जा रहा हूँ। शादी के बाद रोहित और सलोनी के रिश्ते में खटास आने लगी, जिसकी सबसे बड़ी वजह सलोनी का एक अमीर खानदान की लड़की होना। सलोनी की फरमाइशें बहुत बढ़ती जा रही थी, जिन्हें पूरा करना रोहित के हाथ में नहीं था। पर रोहित अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता था कि वो किसी भी तरह सलोनी को खुश रख सके। माँ, सलोनी कहाँ है? बेटा, सलोनी तो बाजार गई हुई है, काफी देर हो गई, एक बार फोन करके देख। हाँ, मैं करता हूँ। वैसे मैं सोच रहा था अगले हफ्ते सलोनी का जन्मदिन आ रहा है, तो क्यों ना हम घर पर एक छोटी सी पार्टी रखें। सलोनी को अच्छा लगेगा। वर्षा दीदी और जीजू को भी बुला लेंगे। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। सलोनी का इस घर में पहला जन्मदिन है, अगर हम उसका जन्मदिन करेंगे तो उसे अच्छा लगेगा। रोहित बेटा, एक काम कर, मेरे जो मित्र हैं उनका केटरिंग का काम है, वो घर में पार्टी की अच्छी व्यवस्था कर देंगे। मैं उन्हें फोन मिला देता हूँ। तभी सलोनी आ जाती है। एक सेकंड पापा जी, बर्थडे मेरा है तो पार्टी की प्लेस और पार्टी की सारी अरेंजमेंट्स भी मैं ही डिसाइड करूंगी।
ये आप जो कैटरिंग और घर में पार्टी का बोल रहे हैं, ये मेरे स्टेटस में नहीं है। मुझे अपने तरीके से अपना जन्मदिन मनाने की आदत है और मैं पहले ही 7 स्टार होटल में बुकिंग करके आ चुकी हूँ। और हाँ, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सारा अरेंजमेंट मेरे पापा देख रहे हैं। उन्होंने मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया था, मैं उससे बिलिंग करके घर आ रही हूँ। बस आप सब तैयार है ना? मेरे बर्थडे की शाम 7 स्टार होटल में पार्टी है, तो आप सभी थोड़ा अच्छे से बनकर चलिएगा, मेरी इंसल्ट ना हो बस। सलोनी, ये क्या तरीका है? रोहित गुस्से में आने ही वाला था कि तभी उसकी माँ उसे रोक देती है। रोहित बेटा आराम से, कोई बात नहीं, सलोनी का पहला जन्मदिन है, उसे अपने हिसाब से करने दे। हमारा बीच में बोलना ठीक नहीं। अगर वो चाहती है कि हम उसके जन्मदिन पर उसके साथ होटल जाएं, तो हम सब जरूर जाएंगे, आखिर वो इस घर की बहू है। रोहित बेटा, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। और फिर जन्मदिन मनाने से सलोनी की खुशी देखनी है कि वो किसमें खुश है। अब कहीं भी मनाओ, चाहे घर में या बाहर। माँ, मैं अभी आता हूँ। रोहित कमरे में जाता है और सलोनी पर गुस्सा होने लगता है। सलोनी, मैं कोशिश कर तो रहा हूँ कि तुम्हें हर तरह से खुश रखूं, पर तुम हो कि बीच में अपने घर वालों को ले आती हो। तुम्हें क्या जरूरत थी 7 स्टार होटल में इतनी बड़ी पार्टी रखने की? तुम मुझे कहती तो मैं तुम्हारे लिए किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बुकिंग कर देता, पर तुम हमेशा अपनी अमीरी का रौब दिखाती हो। सलोनी, ये सब ठीक नहीं है। अरे ठीक कैसे नहीं है? तुम जानते हो मेरे बर्थडे के लिए मेरे घर में सबको बहुत इंतजार रहता है। मेरी फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेंबर सब मेरा बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। एक तो मैंने तुम्हारे घर वालों की इज्जत बचाई है, सब मेरे से बर्थडे पार्टी के लिए कह रहे थे। अब मैं यहाँ छोटे से घर में तो किसी को बुला नहीं सकती थी, और तुम्हारे पापा की बात सुनकर तो मुझे वैसे ही हंसी आ रही है। पता नहीं कौन सी कैटरिंग की बात कर रहे हैं। बस अब मेरा मुंह मत खुलवाओ, और तुम लोगों को मैंने बोल दिया है, मेरे बर्थडे वाले दिन शाम को अच्छे से रेडी हो जाना। इसके बाद मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। सलोनी के व्यवहार से रोहित और उसके माता पिता थोड़े दुखी थे, पर सलोनी अब उनके घर की बहू थी, इसलिए उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। सलोनी अपनी ननद वर्षा और उसके पति को भी बर्थडे के लिए इनवाइट करती है। सब लोग खाने की टेबल पर बैठे हुए थे। रोहित, ये क्या? माँ जी ने शॉल ओढ़ रखी है, वो तो ऐसे कपड़े पहनकर आई है जैसे दिसंबर की ठंड हो। तुम्हें पता है गर्मी का मौसम है और ये शॉल ओढ़कर आ गई है। सलोनी, माँ को एसी में बैठने की आदत नहीं है, और यहाँ फुल एसी चल रहा है। माँ ज्यादा देर एसी में नहीं बैठ सकती, पर वो तुम्हारे लिए यहाँ आई है। अब यहाँ तो काफी समय लग जाएगा, और एसी में उनसे बैठा नहीं जाएगा, इसलिए मैंने ही उन्हें बोला था कि वो कोई शॉल रख ले। इसमें हर्जी क्या है? सलोनी बेटा, जरा इधर आना। आई पापा। सलोनी बेटा, केक कट चुका है। अपने ससुराल वालों की पसंद का क्या ऑर्डर करना है वो पूछ लो। हम सब ने तो अपनी पसंद का ऑर्डर कर दिया है। पापा, ये सब तो वही दाल रोटी खाने वाले हैं। इन सब ने 7 स्टार होटल का खाना शायद ही कभी खाया हो। पहले वो देखो ना, वर्षा दीदी के बच्चे ऐसे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं जैसे उन्होंने लाइफ में कभी कोल्ड ड्रिंक पी ही ना हो। सच, कैसे गवार ससुराल वालों को बुला लिया मैंने अपनी बर्थडे की पार्टी में। तभी वर्षा वहाँ से गुजरते हुए सलोनी की बात सुन लेती है, और वो अपने दोनों बच्चों को समझाकर बैठा देती है। रोहित के मम्मी पापा ज्यादा हैवी खाना नहीं खाते थे, तो उन्होंने दाल और चपाती ही खाई। रोहित का मन थोड़ा खराब था, और वर्षा भी सलोनी की बातें सुन चुकी थी, पर सलोनी की बर्थडे की वजह से कोई कुछ बोल नहीं रहा था। कुछ देर बाद उसे उसके दोस्त दोबारा डांस के लिए बुलाने लगते हैं। सलोनी, आ ना यार, थोड़ा और डांस करते हैं, तेरा बर्थडे है, कितना मजा आ रहा है यार। यार बहुत थक गई हूँ, इतनी देर तो तुम लोग के साथ डांस किया है। अच्छा ठीक है, चलो। सलोनी जैसे ही दोबारा डांस के लिए उठने लगती है, अचानक चेयर के कोने से उसकी ड्रेस फंस जाती है और पीछे से पूरी फट जाती है। सलोनी एकदम से बैठ जाती है। अब यार, मेरे ना पैर में एकदम दर्द हो गया है, एक काम करो, तुम लोग करो डांस, मैं अभी आती हूँ। सलोनी बेटा, मैं जरा तुम्हारे पापा के साथ रिसेप्शन पर होकर आती हूँ, तुम्हें एक काम तो नहीं है ना? नो मॉम, मैं ठीक हूँ, आप हो। काफी देर तक सलोनी चेयर से जब नहीं उठी तो रोहित परेशान हो गया। क्या बात है सलोनी, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मुझसे तो कह सकती हो। रोहित, मेरी ड्रेस पीछे से फट गई है और वो इतनी ज्यादा फटी है कि मैं उठ भी नहीं सकती। अब सबसे मैं क्या कहूँ कि मैं क्यों नहीं खड़ी हो सकती? बहुत देर से सब मुझे बुला रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। रोहित अपनी माँ और बहन से इस बारे में बात करता है। वो लोग सलोनी के पास जाती हैं। सलोनी बेटा, तुम चिंता मत करो, ये लो, तुम मेरी शॉल ओढ़ लो, तुम आराम से खड़ी हो सकती हो। रुको, मेरे पास ये केशवी का रबर बैंड है, मैं इस शॉल को थोड़ा स्टाइल में तुम्हें पहना देती हूँ। आजकल रील में आता है ना अलग अलग तरीके से शॉल को पहनना, मैं उसी स्कार्फ के स्टाइल में तुम्हें पहना देती हूँ।
वर्षा सलोनी को स्कार्फ की तरह शॉल पहना देती है। सब लोग सलोनी को इस नए लुक में देखकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। किसी को ये पता नहीं था कि सलोनी ने आखिर इस स्कार्फ की तरह शॉल क्यों पहना है। अरे वाह सलोनी, ये शॉल का स्टाइल तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। वो मुझे थोड़ी ठंड लग रही थी इसलिए माँ जी ने अपना शॉल मुझे दे दिया और वर्षा दीदी ने इसे स्टाइल में पहना दिया। बहुत केयरिंग है मेरे ससुराल वाले, मेरी बहुत केयर करते हैं। आई एम वेरी लकी कि मुझे इतनी अच्छी ससुराल मिली है। थैंक यू माँ जी, थैंक यू दीदी। सलोनी समझ चुकी थी कि वो घमंड में आकर अपने कितने अच्छे ससुराल वालों का मन दुखा रही थी। सलोनी अपने व्यवहार को बदलती है और उस दिन से वो अपने ससुराल वालों को बेहद प्यार और सम्मान देने लगती है।